ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या करवा रहा था, बाल विकास यानी कि सीडीपी करवा रहा था, जिसमें मैं आपको बोल रहा था कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं रिवाइज करवा दूंगा और साथ में आपके क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो उसी में से मैं आपका एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के लाया हूँ आज। एक है आपका समावेशी शिक्षा, जिसको आप इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हो, और दूसरा आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, जो कि अधिगम असमानताएं होती हैं वो। ये दोनों के दोनों चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों चैप्टर से आपके, चाहे वो पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स में से कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स में या पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कैलकुलेट करो तो लगभग आपका 8 से 10 नंबर ये क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से जरूर देखने को आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। ओके, तो उन्हीं चीज को डिटेल में पढ़ेंगे पहले हम अच्छी तरीके से थियोरेटिकल पोर्शन से, और फिर किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगा, समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, पहले हम बात करेंगे थियोरेटिकल पोर्शन की, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस लगाकर। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए एक बार, फिर आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन चला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, बच्चे भी जुड़ चुके हैं बिल्कुल डियर। सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, जो बच्चे गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, और जो बच्चे गुड इवनिंग कह रहे हैं उन सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए 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 चलिए, बिल्कुल डियर। जब मैथ्स आपकी केवीएस के लिए चैप्टर वाइज करवाया जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, सीडीपी का फुल कोर्स कराओ सर। तो डियर, सीडीपी का फुल कोर्स राहुल यादव जी हो चुका है। आप लेट जुड़े हो तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो आप जर्नल में जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएंगी सारी क्लासेस। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं, सीडीपी में रिवाइज कर रहे हैं दो चैप्टरों की, एक है इंक्लूसिव एजुकेशन और एक है लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो फिर देरी किस बात की, सभी के सभी बच्चे नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में। अब पहला बिंदु कि समावेशी शिक्षा का मतलब है क्या, तो अगर इसको समझना चाहो एक लाइन में तो इसका मतलब होता है सबकी शिक्षा सबके साथ। मतलब चाहे आपकी क्लास में किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल के रूप में प्रतिभाशाली हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, सभी बच्चे का ये दायित्व है, सभी बच्चे का उत्तरदायित्व है ये कि उनको समान शिक्षा मिले और सभी के साथ मिले। ठीक है डियर, अजय पाठक जी, शाम को 6 बजे रोज आपकी एसएसटी क्लासेस होती है, आप आकर देख सकते हो, बार बार टाइप मत कीजिए मैसेज। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा क्या होता है समावेशी शिक्षा का मतलब, कि जहां पर किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव ना किया जाए और सभी को समान विद्यालय में समान शिक्षा दी जाए, उसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब समावेशी शिक्षा की बात हो चुकी है तो आखिर एक बार इसको सरल शब्द में पढ़ लेते हैं कि ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों को, चाहे वो विकलांग हो, सामान्य हो या मेधावी हो, कौन कौन से, विकलांग हो, सामान्य हो या मेधावी हो, को नियमित स्कूल में जब शिक्षा दी जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन इन विच ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स लाइक हैंडीकैप्ड, नॉर्मल, गिफ्टेड आर टॉट इन रेगुलर स्कूल्स, दिस कॉल्ड इज समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। ठीक है, चलिए नॉर्मल सी बात थी, सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी इतनी छोटी सी बात। आगे चलते हैं, आगे चलें तो आगे बात कर रखी है आपकी ये जो समावेशी शिक्षा है, इसका घोषणा पत्र यानी कि मैग्निफेस्टो जो था, यानी कि जैसे आप बोल सकते हैं क्या, घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो, ये कहां पर लागू किया गया था, पहली बात कहां की गई थी, तो ये शहर स्पेन में की गई थी। स्पेन का एक शहर है, यानी कि स्पेन जो है वहां पर इसका सबसे पहले मैनिफेस्टो लाया गया था। कब, तो 1994 में लाया गया था, जहां कहा गया था कि सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु भी बात करी गई थी। क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु थी, पहला तो ये बात तो कही गई थी कि सभी बच्चों को कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव, चाहे कोई सा भी बच्चा हो, आपकी क्लास में सभी बच्चों को स्थान मिलना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करिएगा इस बात को। डियर, कल 2:15 पर आपकी इंग्लिश मैराथन की क्लास होगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कल दोपहर में 2:15।
नेक्स्ट है आपका दरवाजे चौड़े, यानी कि जो आपके दरवाजे होने चाहिए स्कूल के वो कैसे होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए। जैसे कि ये देख सकते हो डबल डोर है, एक मेन डोर तो खुल गया, फिर भी आपका एक डोर क्लोज है अभी। जब किसी बच्चे का जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता हो, क्लास में जाना हो, तो उसको क्लास का जो डोर चाहिए होता है चौड़ा चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास चौड़े दरवाजे होने चाहिए ताकि वो व्हील चेयर को आराम से ले जाया जा सके। या फिर रैंप होनी चाहिए, देखा होगा ना आपने स्कूल में जाने के लिए सीढ़ी होती है, नॉर्मल बच्चा तो सीढ़ी पर चढ़ जाता है, लेकिन व्हील चेयर वाला बच्चा कैसे चढ़ेगा, तो वो उसके लिए क्या होना चाहिए, रैंप होने चाहिए। साथ ही साथ में शौचालय होने चाहिए, नॉर्मल तो होते ही हैं लेकिन हैंडीकैप्ट वाले भी होने चाहिए ताकि बच्चे वहां पर आराम से बैठकर शौच कर सके अगर किसी बच्चे के पाँव खराब है या फिर किसी और प्रकार की डिसेबिलिटी है तो। ओके, तो शौचालय होने चाहिए नॉर्मल भी और जो हैंडीकैप्ट शौचालय होते हैं वो भी। साथ ही साथ में सभी सामग्रियों का प्रबंधन भी होना चाहिए, जो भी चीज चाहिए होगी, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपके स्कूल में कोई नेत्रहीन बालक है तो आपके पास क्या होना चाहिए, ब्रेल लिपि भी होनी चाहिए ताकि आप उस बच्चे को आराम से सिखा सको। तो आपके पास क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट भी होना चाहिए आपका पूरे के पूरे मटेरियल्स का। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी इस मैनिफेस्टो में कि समावेशी शिक्षा हो, दरवाजे चौड़े हो, रैंप हो, शौचालय हो और सामग्री का प्रबंधन हो। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। चलिए आगे चलें, तो क्या है आपकी आगे बिंदु, बाधाएं यानी कि ब्लॉकेजेस। यहां पर कुछ बाधाएं भी हैं कि इस समावेशी शिक्षा में कुछ नकारात्मक पहलू टीचर की वजह से भी है और कुछ नकारात्मक पहलू पेरेंट्स की तरफ से भी है। क्या है, दोनों को समझते हैं। पहला कि अध्यापक का नकारात्मक दृष्टिकोण, देखा होगा ना आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा औसत से नीचे होगा, यानी कि जो बच्चा सीखने में थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता होगा, तो टीचर क्या करने लग जाता है, उसको मारने पीटने लग जाता है कि तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं सीख सकता, लेबलिंग करने लग जाता है। नहीं, ऐसा अध्यापक को नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा विशेष जरूरत वाला है तो उसकी जरूरत को पूरा करके सिखाना चाहिए, टीचर का यह दायित्व होता है। ये नहीं कि उसको काटने छाटने लग जाए कि तेरे बस की नहीं है तू साइड हो जा, या फिर किसी बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, किसी बच्चे के ऊपर कम ध्यान देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो दूसरे बालकों का नकारात्मक व्यवहार, देखा होगा ना कई बार जो होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, वो ऐसे बच्चों के साथ कोरिलेशन नहीं कर पाते, उन बच्चों के साथ अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, छोटा महसूस करते हैं कि हम तेरे से बात क्यों करें, हम तेरे साथ खेलें क्यों, हम तेरे साथ पढ़े क्यों, क्योंकि तू एकदम डल है, इडियट है, तेरे को कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती। तो सामान्य बच्चों से क्या होता है, वो थोड़ा सा और बिलो एवरेज होता है ताकि उसको सीखने में सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में सामान्य बच्चों के जो माता पिता होते हैं उनका भी एक नकारात्मक व्यवहार होता है। क्यों, क्योंकि वो सोचते हैं अगर हमारा बच्चा भी इनके साथ पढ़ेगा तो हमारा बच्चा जो सीख रहा है ना, उसके सीखने सिखाने में कहीं ना कहीं बाधा आ गई और बच्चा जो हमारा जो सीखने में टाइम लगता है वो और लगेगा उसको। हम अपने बच्चों को इनके साथ नहीं पढ़ाने देंगे और ना ही हम इन्हें ऐसा सपोर्ट करेंगे। तो ये नकारात्मक व्यवहार पेरेंट्स में भी होता है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं। ओके, तो ये तीनों के तीनों बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। एक नकारात्मक दृष्टिकोण टीचर का होता है, दूसरा बालक का होता है और तीसरा उनके पेरेंट्स का होता है। ये तीनों के तीनों प्रभावित करते हैं एक समावेशी शिक्षा में। इन तीनों को मैनेज करना बहुत जरूरी है अगर आपकी क्लास में समावेशी शिक्षा है तो। ओके, चलिए ओके, बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो डियर ये जो मैं पढ़ाता हूं इसका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीट सीडीपी का कोर्स लेना चाहते हो नोट्स के रूप में तो वो हमारी लर्निंग ऐप डीके एकेडमी पर मिलेगा, वहां जाकर आप परचेस कर सकते हो। 30% का डिस्काउंट है अभी, चाहिए तो ले सकते हो, वैसे फायदा नहीं है अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो। क्यों, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है, डिटेल में है, पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। अब आपके पास टाइम मुश्किल से है ही कितना, ठीक है, फिर भी लेना चाहते हो किसी और एग्जाम्स के लिए लाइक यूपी टेट रिट के लिए तो बिल्कुल काम आएंगे ये आपके। चलिए आगे चलते हैं, लेबलिंग। अब लेबलिंग क्या होता है, तो किसी भी बच्चे की लेबलिंग करने से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तथा उसका मन पढ़ाई से हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे किसी कोई नेत्रहीन बच्चा है उसको आप अंधा बोल दो, जो चल नहीं सकता है बैसाखी की मदद से चलता है लंगड़ा बोल दो या बैसाखी वाला बोल दो। तो ऐसे बच्चों की क्या कर रहे हो आप, लेबलिंग कर रहे हो, और ये ऐसा जो होता है वो बच्चों के भावनात्मक रूप से उन्हें चोट पहुंचाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस प्रकार की लेबलिंग से बच्चों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और जब बच्चे की ठेस पहुंचने लग जाएगी तो वो सोचेगा मैं स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल में जाते हैं तो सारे लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं, मेरा हंसी उड़ाते हैं, तो मैं नहीं जाऊंगा आज से स्कूल। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। आपकी क्लास में चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, चाहे वो कुर्सी का इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो बैसाखी का इस्तेमाल कर रहा हो, कैसा भी बच्चा हो, आप उन सभी को प्रोत्साहन दो, सभी बच्चों को सीखने का बराबर मौका दो। कोई बच्चा अगर ऐसे
हरकतें करता है तो उसको समझाओ ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी उतना ही हक है जितना तुम्हें हक है पढ़ने और लिखने का। तो ऐसी कभी भी लेबलिंग नहीं करनी चाहिए, अगर करोगे तो बच्चों के मन के ऊपर काफी गहरा सदमा पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। चलिए नेक्स्ट बिंदु आ जाता है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसे आप हिंदी में एकीकृत शिक्षा कहते हो, और एक आ जाता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे आप समावेशी शिक्षा कहते हो। दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन था ये पहले हमारे देश में लागू किया गया, फिर इसको अपग्रेड करके इंक्लूसिव में बदला गया। ओके, इंटीग्रेटेड को अपग्रेड करके इंक्लूसिव में बदला गया। दोनों कब लागू हुए थे और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, चलिए एक एक करके समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर अगेन रिक्वेस्ट है, यू प्लीज शॉर्ट नोट्स भी बाय एनसीईआरटी अपनी वॉइस में। डियर शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो एक तरीके का यही जो है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, मैराथन सेशन में भी शॉर्ट नोट्स ही पढ़ाए हैं मैंने आपको। ठीक है, तो वो कम समय में जो आपका तैयारी कराई जाती है वो शॉर्ट नोट से ही कराई जाती है आपको। चलिए अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है समझ लीजिए। तो मौजूदा प्रणाली को संशोधित किए बिना एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चों का प्रवेश करवाते हो तब आप क्या कहलाता है, वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहलाता है। समझ में नहीं आया होगा, ज्यादा ही आपकी शुद्ध हिंदी होगी, ऐसे समझिए। ये समझ लीजिए कि आपके स्कूल में आपने संशोधन नहीं करा, और संशोधन ना करने का मतलब अपग्रेड नहीं करा आपने अपने स्कूल को, और आप विकलांग बच्चों को एडमिशन लिए जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में विकलांग बच्चों को स्टेयर्स होती है, सीढ़ियां होती है, वो तो चढ़ नहीं सकते वो, तो उनको क्या करना है, रैंप बनवाना है। वो नॉर्मल टॉयलेट का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो उनके लिए हैंडीकैप टॉयलेट बनाने हैं। ये वो बच्चे जो होते हैं वो और भी प्रकार की चीजें, जैसे कि जो देख नहीं सकता उसके पढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको, ब्रेल लिपि चाहिए। तो इस प्रकार की चीजों का आपने संशोधन किया नहीं है, और अपने स्कूल में आपने विकलांग बच्चों को एडमिशन लेना शुरू कर दिया है, और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया सभी बच्चों को एक साथ। यहां पर यह कहा गया था कि शिक्षा तो हम सबको एक साथ देंगे, लेकिन यहां पर विकलांग बच्चों के लिए जो सुविधाएं थी वो नहीं मिल रही थी उनको, तो उसको क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शुरुआत कब की गई थी, तो 1974 में इसकी शुरुआत की गई थी, और 1992 में इसको संशोधन किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1974 में इसकी शुरुआत की गई थी, और 1992 में इसमें संशोधन किया था। 1997 तक ये चली थी, जो कि 1 से लेकर 8वीं क्लास तक की थी। कब तक, कहां तक की थी, तो पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक की थी, और 1997 में इसको सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA में शामिल कर लिया गया था। ओके, इससे पहले ये अलग से था, एक पूरा का पूरा बोल सकते हो एजुकेशन क्या था आपका, डॉक्यूमेंट था, एजुकेशन पूरा सिस्टम था, लेकिन इसको 1997 में सर्व शिक्षा अभियान में मिला लिया गया था। ये वाला क्वेश्चन जो है DSSB में KVS में बहुत पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन को सर्व शिक्षा अभियान में कब शामिल किया गया था, तो 1997 में किया गया था। ओके, चलिए ये तो बात होगी आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की। अब बात कर लेते हैं समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की। ये इसके बिल्कुल विपरीत है, मतलब आवश्यक प्रावधानों के साथ साथ एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चों का प्रवेश, इसके लिए समावेशन एक व्यापक शब्द है। मतलब यहां पर जो है बच्चे का, जो विकलांग बच्चे हैं उन बच्चों को सामान्य स्कूल में एडमिशन तो दिया गया, लेकिन उसका खास ध्यान भी रखा गया। जिन बच्चों को रैंप की जरूरत थी स्कूल में रैंप बनवाए गए, जिन बच्चों को विकलांग टॉयलेट की जरूरत थी उनके लिए विकलांग टॉयलेट बनाए गए, जिन बच्चों को ब्रेल लिपि की पुस्तकों की आवश्यकता थी उनको ब्रेल लिपि की पुस्तकें दी गई। तो सारी चीजें दी गई। कहने का मतलब है यहाँ पर एडमिशन तो ले लिया गया, लेकिन सुविधा नहीं मिली इंटीग्रेटेड में, और यहाँ पर एडमिशन लिया गया और इनको सुविधा भी मिली। किसमें, इंक्लूसिव एजुकेशन में। और आज हमारी जो शिक्षा है वो इसी के ऊपर बेस है, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। शुरुआत कब करी गई थी, तो 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए कहा गया था इसको, और 2020 तक यानी कि लास्ट ईयर तक सभी स्कूलों को विकलांग फ्रेंडली बनाना था हमें। ये हमारे देश का, हमारी सरकार का टारगेट था। कब तक, 2020 तक। अभी अभी जो हमारा गया है 20। ओके, और यहां पर आते आते 9 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई थी। किसके द्वारा, इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कितने प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई थी, 9 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कितना हुआ है डियर, कुछ नहीं हुआ है अभी, बस आपकी 10-15 मिनट क्लास हुई है, शुरू हुए। जितना पढ़ा है यही है आपके सामने। ठीक है, नहीं डियर, रिट की जो परीक्षा है वो यूपी टेट की तरह पात्रक परीक्षा नहीं है, वो जॉब की। अगर आपने पास कर लिया तो आपको नौकरी मिल जाएगी वो। ठीक है,
चलिए अब बात कर लेते हैं इसका मेन निचोड़, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन था इसका मेन पर्पस क्या था, इसकी अवधारणाएं क्या है। तो इसके जो कंसेप्ट है वो 4 हैं। क्या है? पहला, संस्था रहित शिक्षा, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन दी जा रही थी, अलग अलग शैक्षिक संस्थानों के द्वारा एजुकेशन दी जा रही थी विकलांग बच्चों को, उसको खत्म करना। मतलब विकलांग बच्चों को भी विशिष्ट स्कूल ना भेजा जाए, विशिष्ट विद्यालय ना भेजा जाए। उनका भी उतना ही अधिकार है शिक्षा पर जितना नॉर्मल बच्चों का है। उनको भी नॉर्मल समझकर नॉर्मल स्कूल में ही विशेष आवश्यकताओं के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए जो उनकी जरूरत है। ओके, उसी को हम कहते हैं संस्था रहित शिक्षा। जब बच्चे को बिना किसी विशिष्ट स्कूल में भेजे हुए, जैसे कि एक जो नेत्रहीन बालक है तो आप उसको नेत्रहीन स्कूल में ना भेजकर सामान्य स्कूल में ही शिक्षा दे रहे हो और बस उनकी सुविधाओं का आप ध्यान रख रहे हो। ऐसा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? विकलांग बच्चों की विशिष्टताओं का ध्यान रखते हुए उनको सामान्य स्कूल में शिक्षा दे रहे हो, संस्था रहित शिक्षा दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट है आपका सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन। ये क्या होता है? तो सामान्य को विकलांग बच्चों के साथ पढ़ाना ही क्या कहलाता है? आपका सामान्यीकरण, यानी कि सभी के साथ सामान्य व्यवहार को ही सामान्यीकरण कहा जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सभी बच्चों को, विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा रहे हो तो किस चीज का फॉलो कर रहे हो? सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन को फॉलो कर रहे हो आप। ठीक है, चलिए कितना टाइम हो गया सर? अभी 15 मिनट हुए आपकी क्लास को शुरू हुए। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण या फिर पर्यावरण। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या है? न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण, जिसे आप लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट कहते हो, LRE दे दिया जाएगा शॉर्ट फॉर्म में और आपसे पूछा जाएगा इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म को। अब ये क्या होता है? तो विद्यालय में जितने भी आपके विकलांग बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्कूल में पढ़ते समय कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े या फिर बाधाओं का सामना करना पड़े या फिर जो भी समस्या आ रही है उसको दूर करना ही न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण या पर्यावरण का कार्य होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके स्कूल में कोई बच्चा व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो आपके स्कूल में रैंप का निर्माण होना चाहिए उसके क्लास तक जाने के लिए। अगर कोई बच्चा स्कूल में दूसरे फ्लोर पर उसका क्लास है तो आपके स्कूल में क्लास तक जाने के लिए रैंप होनी चाहिए, नहीं तो लिफ्ट होनी चाहिए उस बच्चे के लिए। मतलब कम से कम दुविधाओं का सामना करना पड़े उसे, ये नहीं कि हर समय उसको चुनौती का ही सामना करना पड़े। ओके, तो जब बच्चा अपनी शिक्षा जब सामान्य स्कूल में सीख रहा हो और कम से कम समस्याओं का सामना कर रहा हो उसी को हम न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट बिंदु है आपका मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम। ये क्या होता है? सभी बच्चे अपने को सामान्य बच्चे जैसा समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो हैं विशेष आवश्यकता वाले वो ये ना समझे कि हम में इतनी खामियां हैं या हमें ये चीजें करनी होती है, ऐसे ऐसे दुविधाओं का सामना पड़ता है। नहीं, उनको कम से कम सामना करवाना चाहिए हमें समस्याओं का, और वो बच्चे भी अपने आप को कैसा मान सके? सामान्य बच्चों की तरह मान सके, और आपको भी ट्रीट उनको वैसे ही करना है। उनको ध्यान रखिएगा, कभी भी सहानुभूति नहीं चाहिए, उनको सामान्य व्यवहार चाहिए होता है, जो कि आप नॉर्मल बच्चे से जैसे करते हो उनके साथ भी वैसे ही करो। सहानुभूति नहीं चाहिए होती है उनको। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, बच्चे कह रहे हैं तो हट जाइए सर, आपके पीछे का दिख नहीं रहा है। ठीक है, लीजिए डियर, मैं हट गया, आप तो दिख रहा होगा आपको। टेंशन मत लिया करो छोटी छोटी बातों ना, छोटी छोटी बातों ने तो हम यूं ही दूर कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। ओके, चलिए दिख गया होगा सभी बच्चों को, वापस आ जाएं, अदृश्य हो जाए ताकि हम पीछे का देख सकें। चलिए डियर, हो गए अदृश्य, अब तो आपको दिख गया होगा पीछे का। चलिए आगे चलते हैं, अब आ जाए वापस की रहे गए अभी। आखिरी सवाल, रिट वैकेंसी में टेट लेगा या सीटेट का केवल बीएड बीटीसी? डियर ओके, मैं गया ही नहीं क्या? ओके, सेटिंग चेंज हो गई लग रहा है। ओके, कोई बात नहीं, गायब नहीं हुआ। चलिए सेटिंग चेंज हो गई है, आई थिंक सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कर देंगे। लीजिए मैं साइड हट जाता हूँ फिर, और क्या कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं तो देसी जुगाड़ तो है ही अपने पास। चलिए दिख गया होगा सभी बच्चों को। चलिए चलिए चलिए, इतना सा समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आगे चलें तो कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये वाला चैप्टर जो था इंक्लूसिव एजुकेशन, बस इतना ही था। इंक्लूसिव एजुकेशन में इतना ही आपको समझना था। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बताइए, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो विशेष रूप से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में
जो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक जो हैंडीकैप्ट हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल चल ना पाने वाले या फिर देख नहीं पाने वाले या फिर किसी भी और प्रकार के, वो विशेष आवश्यकता वाली बात करी गई है। तो मैंने आपको बोल रखा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी हो तो ध्यान रखिएगा उसको कि उसको सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण के लिए जरूरी है कि, जल्दी से बताइए, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन लैंग्वेज क्लास इट इज नेसेसरी दैट। तो क्या है आपकी भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण के लिए जरूरी? कौन सा बच्चा आंसर बताएगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल डियर, फर्स्ट का ए जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बहुत सही। सर आप मेरी बातों का जवाब नहीं देते हैं। अरे डियर अली जी, ऐसी कैसी बात कर रहे हो, मैं आपकी बातों का जवाब क्यों नहीं दूंगा? अगर क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो जरूर आपकी जवाब दूंगा। अगर मैं आपका क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पा रहा हूं तो क्या समझाऊं मैं आपको? ठीक है। अरे डियर, रिट में किसी भी प्रकार का सी टेट, एपी टेट, यूपी टेट कुछ नहीं चाहिए, बस रिट में बस रिट चाहिए। रिट जाके आप क्वालिफाई कर लो और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं ए, छात्रों की समस्त आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल डियर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था कि बच्चे का जिस प्रकार की आवश्यकताएं होंगी, ध्यान रखिएगा, बच्चों की जिस प्रकार की आवश्यकताएं होंगी उस सभी की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। चाहे हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए जो चल ना पाए उसके व्हील चेयरों के लिए, जो बच्चा शौचालय जाना चाहता है उसके लिए उस प्रकार का शौचालय होना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं इसका सी होगा, क्या है? छात्रों को विभिन्न दृश्य स्व सामग्री उपलब्ध कराई जाए। अब यहां पर देखो, ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी इसके अंदर नहीं आ रखा, यहां पर बोल रखा है समस्त आवश्यकताओं का। अगर बच्चे को देखने और सुनने वाली सामग्री चाहिए होगी तो यहां पर इसको मिलेगी नहीं वो सब आवश्यकता। तो ये सिंपल सी बात है, थर्ड ऑप्शन ऑलरेडी फर्स्ट में है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द बेस्ट। ओके, तो ए जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, सी वाला इसलिए सही नहीं है क्योंकि डियर ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी पहले वाले ऑप्शन में है। जब आप सभी बच्चों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा रख रहे हो, ध्यान रख रहे हो, तो दृश्य स्व सामग्री भी तो उसके अंदर आ गई ना। ठीक है, इसलिए सी नहीं लगाया। चलिए आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्षतिग्रस्तता क्या होती है और अक्षमता क्या होती है। अगर इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस आ गया, आपको पता चल गया, तो आप आंसर सही दोगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। सर यूपी टेट कब होगा? डियर अभी कोई भी कंफर्मेशन न्यूज नहीं है, कुछ नहीं पता है। 28 तारीख को होना था, 28 तारीख भी निकल गई है। रोज एक नई डेट सामने आती रहती है, फालतू में यूट्यूब के अलग अलग न्यूज वाले देते रहते हैं चैनल पे। ओके, तो कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे दोस्त का है ना एप्लीकेशन नंबर खो गया है। तो डियर मैंने आपको बताया तो था, आप सीटेट की साइड पर जाइए, नीचे की तरफ आपको फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर दे रखा होगा, फॉरगेट कर लीजिए आप वहां से। एप्लीकेशन नंबर लेना तो सिंपल है वहां से, अगर आपको नहीं है तो। चलिए, कई बच्चे कह रहे हैं इसका सेकंड और कई बच्चे कह रहे हैं इसका ए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। क्यों? देखो, अक्षमता कहने का मतलब यहां पर क्या है? फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप जो है एक बाइक चला सकते हो, क्या है? आप एक जो है बाइक चला सकते हो, लेकिन कार चलाने के लिए दी जाएगी तो आप कार नहीं चला सकते। तो कार में आपकी क्या है? अक्षमता है, यानी कि एक चीज आपको चलानी नहीं आती है। तो किसी कार्य को ना कर पाना क्या कहलाता? अक्षमता कहलाता है। ओके, और क्षतिग्रस्तता क्या होती है? तो आपके बॉडिकल पार्ट में से किसी पार्ट का ना होना, जैसे कि हाथ का ना होना, पैर का ना होना, आंखों का सही तरीके से कार्य न करना, उसको क्षतिग्रस्तता कहते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अक्षमता के कारण क्षतिग्रस्तता की ओर नहीं ले जाता, क्षतिग्रस्तता जो होती है वो अक्षमता की ओर ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर आप हाथ नहीं है आपके, तो सही तरीके से आप हाथ वाले कार्य नहीं कर पाओगे, तो अक्षमता की तरफ ले जा रहा है वो। ओके, तो अक्षमता जो होती है वो दिन प्रतिदिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो दूर कर सकते हो, लेकिन क्षतिग्रस्तता दूर नहीं कर सकते। उसके लिए अलग अलग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है तरक्की कर रही है, धीरे धीरे हम इसको भी दूर कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सी विशेष विद्यालयों की कमी नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा आपका स्पेशल कहा गया? नॉट ए शॉर्ट कमिंग ऑफ स्पेशल प्रैक्टिस। ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा है यहां पर, कौन सी विशेष आवश्यकताओं का, शायद इंग्लिश में गलत लिख दिया है मेरे हिसाब से, इंग्लिश में शायद मिसप्रिंट हो गया, छोड़ दीजिए, देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेष आवश्यकताओं का की कमी नहीं है, या शायद यहां होना चाहिए स्पेशल स्कूल होना चाहिए था यहां पर।
चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश में मिसप्रिंट हो गया, छोड़ दीजिए इसको। निम्न में से कौन सी विशेष विद्यालयों की कमी नहीं है, वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर बताओगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं बच्चे, लेबलिंग, नामकरण। अरे डियर, अभी अभी तो मैंने बताया था लेबलिंग आपको किसी की भी नहीं करना होता है। किसी लंगड़े बच्चे को आप लंगड़ा बोलोगे तो वो आप कमी नहीं है, वो बिल्कुल कमी है यार, कैसी बात कर रहे हो आप। किसी भी बच्चे की आप कमी बता रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लंगड़े को लंगड़ा बोल रहे हो, आप नेत्रहीन को अंधा बोल रहे हो, तो लेबलिंग कर रहे हो, और लेबलिंग भावनात्मक रूप से गलत होती है, तो ये तो बिल्कुल कमी है ना, तो ये कमी कैसे नहीं हुई। तो सी जो बच्चा लग रहा है गलत लगा रहा है। इसका सही आंसर होगा कम लागत। अब कम लागत यानी कि लो कॉस्ट जो है वो किसी प्रकार की विशेष विद्यालयों की कमी नहीं है। अब यहां पर कई बच्चे सोच रहे होंगे कि आपके स्कूल का जो बजट होता है उसमें कम कर देंगे तो आपकी कमी नहीं होगी। डियर, कम लागत का मतलब यहां पर यह है कि आपके स्कूल को बनाने में फॉर एग्जाम्पल के रूप में 4 लाख रुपए चाहिए थे, ठीक है, और वो बन गया 3 लाख में, तो कम लागत लगी। तो यहां पर ये कमी है नहीं, ये तो अच्छी बात है ना। तो कम लागत जो होती है वो किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है विद्यालयों के लिए। बाकी रोल मॉडल की कमी, अगर किसी बच्चे को किसी का क्या करना है, इंस्पायर करना है, तो वो भी कमी हो गई। कम समय दे रहे हो बच्चों को सीखने के लिए, वो भी कमी हो गई। तो ये तीनों की तीनों कमी है, लेकिन कम लागत एक कमी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रखा, अक्षम यानी कि जो अक्षमताएं वाले बच्चे होते हैं के साथ अध्यापक को व्यवहार करना चाहिए। यानी कि जो बच्चे डिसेबल्ड होंगे उनके साथ एक टीचर को किस प्रकार से बिहेवियर करना चाहिए, किस प्रकार से उसके प्रति डील करना चाहिए, उसको जल्दी से बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका, बिना किसी भाव के साथ, सहानुभूति के साथ, विपरीत भाव के साथ, सामान्य ढंग से। तो ये तो देखते ही आपको लगा लेना चाहिए था सामान्य ढंग से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मैंने आपको बोला था उनको किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं चाहिए होती है, उनको सामान्य ढंग चाहिए होता है। जैसे आप नॉर्मल के साथ करते हो वैसे उनके साथ भी ट्रीट किया जाए। ये नहीं कि आप उनको अलग से ही कुछ ट्रीटमेंट दो या कुछ अलग ही सहानुभूति उनको दिखाओ। तो ऑप्शन नंबर डी जिस बच्चों ने दिया वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, रिट का एग्जाम सेंटर राजस्थान में ही पड़ेगा। कहां पड़ेगा, राजस्थान में ही पड़ेगा। वो वहां बाहर नहीं पड़ता, राजस्थान में ही पड़ता है। जॉब भी आपकी राजस्थान में ही लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समावेशी शिक्षा का अवयव नहीं है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का अवयव नहीं है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पार्ट नहीं है, वो आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए। देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बिल्कुल सही है, समावेशी का ही पार्ट है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, ये तो समावेशी का टैगलाइन ही है। प्राथमिक शिक्षा का स्वाभाविकरण, यानी कि जो बच्चे हैं सार्वभौमिकरण, यानी कि बच्चे की जो है हर प्रकार की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसको अपग्रेड करना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन 4 से 14 वर्ष की आयु तक के समूह की शिक्षा की बात ये नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही है, ये जो है समावेशी शिक्षा का अवयव नहीं है। ओके, बाकी तीनों के तीनों थे। तो जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। डियर, अभी नहीं पता यूपी टेट कब होगा, मुझे क्या किसी को नहीं पता। जैसी कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी आपको मिल जाएगी ऑफिशियल न्यूज। ठीक है, चलिए, तो वो था आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, आपका समावेशी शिक्षा। अब बात कर लेते हैं अधिगम अक्षमताएं के बारे में, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में, कि किस किस प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि अधिगम असमानताएं जो होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, वो ये टर्म किसने दिया था। तो एक साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, सैमुअल्स क्रिक। कौन थे, सैमुअल्स क्रिक थे। इनके द्वारा लर्निंग डिसेबिलिटी वाला शब्द दिया गया था, इनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। ये क्या कहते थे कि अधिगम असमानताएं भाषा एवं गणित से संबंधित रखती है, अतः अधिगम असमानताओं का पता लगाने के लिए अध्यापक को बच्चों को विभिन्न प्रयोग में लगाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या बोला कि अधिगम असमानताएं जो होती है वो भाषा और गणित दोनों से संबंधित हो सकती है। अब भाषा में इंग्लिश हिंदी दोनों आ जाता है और मैथमेटिक्स भी आ ही गया, यानी कि सारी की सारी चीजें आ गई हैं। ओके, अधिगम असमानताओं का पता लगाने के लिए एक टीचर को क्या करना है, तो विभिन्न प्रकार के प्रयोग में लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कोई बच्चा लिख नहीं सकता तो उसे लिखकर देखना, लिखकर बोला जाएगा दिखाओ, या कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता तो उसे बोला जाएगा पढ़कर दिखाओ। तो अलग अलग प्रकार के प्रयोगों में उसको लगाकर चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता चल गया लर्निंग डिसेबिलिटी किसने दी थी, सैमुअल्स क्रिक ने। अब इसमें होता क्या है उसका शाब्दिक अर्थ भी बता दिया।
इसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे का, तो ये है आपका वांशुक्रम के कारण। यानी कि अगर आपके घर के अंदर हेरिडिटी में किसी को ये है तो वो आपके अंदर भी होगा ही होगा, ये नॉर्मल सी बात है। ओके, या फिर गर्भ अवस्था में जब आप अपनी माँ की गर्भ में थे, आपकी माँ के पेट में थे आप, तो माँ के द्वारा ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, धूम्रपान करना या किसी प्रकार का मानसिक विकार होना आपकी माँ को, मदर को, उसके कारण भी ये हो सकता है। तो ये वांशुक्रम यानी कि हेरिडिटी के कारण ही हो रहा है। या फिर यह समस्या जो होती है वो किसी भी प्रकार के बालक में हो सकती है। ध्यान रखिएगा, यह जो समस्या होती है वो किसी भी प्रकार के बालक में हो सकती है, चाहे वो मेधावी हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो उससे भी नीचे का यानी कि बॉर्डर लाइन का हो। तो किसी भी प्रकार के बच्चों में ये देखने को मिल सकता है और इसे हम ट्रेनिंग के द्वारा यानी कि परीक्षण के द्वारा संभाला जा सकता है, यानी कि संभाल सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपको है तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता, नहीं, इसको ठीक किया जा सकता है ट्रेनिंग के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। समझ में आ गया इसको? चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, तो मैं आपको 7 से 8 इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा। होती तो 20 प्रकार की हैं, लेकिन आपको 7 से 8 प्रकार के पढ़ने होंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो विभिन्न अधिगम असामानताएं लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसमें पहला आता है आपका डिसलेक्सिया। अब ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, डिसलेक्सिया जो होता है वो लेखन प्रणालियों को पढ़ने में, देखने या सुनने में गैर न्यूरोलॉजिकल क्या है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पूछा जा चुका है कि डिसलेक्सिया जो होता है वो किस प्रकार की चीजें हैं या किस प्रकार का इंप्रूवमेंट है, तो ये आपका न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंसी है। क्या है, गैर न्यूरोलॉजिकल कमी है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसके कारण जो बच्चा होता है वो पठन निर्देशों को सही तरीके से पढ़ता नहीं है या फिर हकलाता है या फिर उल्टा रीड कर लेता है। ओके, कहने का मतलब है कि बच्चे को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कमी देखने को मिली जाए, किसी भी शब्द को उल्टा पढ़ना, रुक रुक के पढ़ना, अटक अटक के पढ़ना, वो क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया कहलाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, पढ़ने से संबंधित रोग को क्या कहा जाता है, अक्षमता को क्या कहा जाता है, तो डिसलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर कह रहे हैं सर क्वेश्चन 5 के ऑप्शन को फिर से रीड कीजिए प्लीज। ओके, एक बार चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 5। अक्षम यानी कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं के साथ अध्यापक को व्यवहार करना चाहिए, तो क्या डियर, क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्या दिक्कत आ गया? ऑप्शन सही तो है, सामान्य ढंग से, नॉर्मली, क्या दिक्कत होगी डियर बताइए? व्यवहार करना चाहिए, सही तो है ऑप्शन नंबर 4। क्या दिक्कत है 5वें क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए आगे, यहां तक समझ में आ गया डिसलेक्सिया के बारे में, पठन विकार होता है ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ये कैसी होती है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। कहने का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी बच्चा जो है शब्द, लेटर या नंबर को लिखने में परेशानी होती है तो डिस्ग्राफिया से ग्रसित होता है। यानी कोई भी बच्चा, या जैसे कि वास को शॉ लिख रहा है, पुट को आउट लिख रहा है, या कुछ और प्रकार के उल्टे शब्द लिख देता है, तो या फिर मिरर इमेज बना देता है, तो वो क्या है आपका, किस चीज से ग्रसित है, आपका डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, लिखने से संबंधित विकार जो होता है वो क्या कहलाता है, डिस्ग्राफिया कहलाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर ट्रेन वाले क्वेश्चन करवा दीजिए जो रास्ते में रुक जाते हैं वो वाले। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डिसकैलकुलिया। अब ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, यहां से पता चल रहा है कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेशन की, कैलकुलेटर पे तो कैलकुलेशन ही करते हो, और कैलकुलेशन किस में होता है, गणित के सवालों में होता है। यानी कि किसी भी बच्चे को अंकों के बारे में बुनियादी बातें याद नहीं रख पाता है वो, या फिर सवालों को बहुत देर से समझता है या फिर गलत कर देता है, तो वो किस प्रकार की विकार से ग्रसित है, तो डिसकैलकुलिया से ग्रसित है वो। ओके, तो कहने का मतलब है कि जिस बच्चे के अंदर मैथ का भूत होता है, मैथ से उसको डर लगता है, जैसे कि यहाँ पर बहुत मोस्ट ऑफ द बच्चे होंगे, तो वो किस चीज से ग्रसित है, तो डिसकैलकुलिया के नाम के भूत से ग्रसित है वो। ओके, तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा इस बात का, ये गणित से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका डिस्फेजिया। ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्र तंत्र की गड़बड़ी के कारण तुतलाना, हकलाना या जिस कारण बच्चा अपनी बात को दूसरों के सामने सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाता है या समझा नहीं पाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी डिस्फेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं। इस पर ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, डिस्प्लेक्सिया यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहां पर देखोगे तो डिस्प्लेक्सिया है और यहां पर डिस्फेजिया लिख दिया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा डिस्प्लेक्सिया होता है हिंदी में और इंग्लिश में इसको डिस्फेजिया ही कहा जाता है। ठीक है, यही है दिक्कत, बस आपको समझने की बात है, टेंशन मत लीजिएगा, दोनों चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, या तो हिंदी मिलेगी या इंग्लिश। वैसे तो ज्यादातर अब इंग्लिश ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है आप ये वाला क्वेश्चन वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मेन आपका जो था डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया था, और साथ ही साथ में आपका एक और है एडीएचडी और ऑटिज्म, वो भी हम अभी बात करेंगे। बस अभी आपको ये ध्यान रखना है जब आपके स्वर तंत्र में, तंत्रिका में गड़बड़ी होती है तो वो किस कारण होती है, तो डिस्फ्लेक्सिया के कारण होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस्फेक्सिया। अब प्रेक्सिया है, क्या है, PRAXIA, प्रेक्सिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हैंड, आईज एंड एयर एंड मसल्स, यानी कि एक बच्चा जो होता है वो एक ही साथ सभी की सभी चीजों के साथ, मसल्स के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता, तालमेल नहीं बना पाता है। जैसे कि जब भी आपने देखा होगा एक बच्चा जो होता है वो जूते के फीते नहीं बांध पाता है। क्यों नहीं बांध पाता है, क्योंकि जूतों के फीते बांधने के लिए आपको टांगों के बीच में, हाथों के बीच में, उंगलियों के बीच में और आपकी आंखों के बीच में तालमेल बिठाना होता है, तब जाके आप जूते के फीते बांध सकते हो। लेकिन एक बच्चे के लिए जूते के फीते बांधना क्या होता है, महाभारत हो जाती है। तो वो किस कारण होता है, तो वो इसी का कारण होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चा अपने आंखों, हाथों और मसल्स के बीच में, मांसपेशियों के बीच में कोऑर्डिनेशन, यानी कि अपना जो है वो सामान्य, क्या बोल सकते हैं हिंदी में कोऑर्डिनेशन को, तालमेल नहीं बिठा पाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो डिस्फ्रेक्सिया कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ये 30% डिस्काउंट है पीडीएफ के ऊपर। किशन सिंह जी, इतने मैसेज टाइप कर दिए इस मेरे भाई ने। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसमेमोग्राफिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। डिसमेमोग्राफिया ये क्या होता है, तो ये आपकी याददाश्त से रिलेटेड होता है। कहने का मतलब है किसी भी चीज को याद की हुई को तुरंत आप भूल जाते हो, तो उस किस चीज से ग्रसित हो, तो डिसमेमोग्राफिया से हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा, आप अपने घर में गए और आपकी माँ ने बोला कि बेटा जाइए सामान लेकर आओ, और आप सामान लेने गए और आप भूल गए, यार बोला क्या था माँ ने। तो तुरंत चीजों को भूल जाना, याद करी हुई चीजों को भूल जाना, वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो डिसमेमोग्राफिया का एग्जाम्पल होता है। देखा होगा ना कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सही तरीके से चीजों को याद नहीं रख पाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंटों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑटिज्म यानी कि स्वालीनता, ये क्या होता है, तो इस अक्षमता में बच्चा जो होता है वो अपनी बातों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाता है, वो अकेला रहना ही पसंद करता है। अगर देखा होगा आपकी क्लास में एक बच्चा जरूर आपको ऐसा मिलेगा जो कि अपना अकेला ही रहता है, पीछे वाले डेस्क पर जाके बैठ जाएगा, कोई डाउट होगा तो क्लास में पूछता भी नहीं है, वॉशरूम जाना हो तो पूछेगा भी नहीं, वो अपना लंच में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि वो दूसरों के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है। तो ये किस प्रकार का विकार है, तो ये एक तरीके का अपने आप को प्रस्तुत ना कर पाना, दूसरों के समक्ष ना रख पाना, अपने आप को सही तरीके से दूसरों को समझा ना पाना, वो आपका ऑटिज्म यानी कि स्वालीनता कहलाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वालिटी जो है दिख नहीं रहा है, तो डियर राइट हैंड साइड में वीडियो की क्वालिटी कम से कम 480 पर रखोगे तब आपको दिखाई देगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है आपका एडीएचडी। अब ये एडीएचडी होता क्या है, तो अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसकी फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे आप ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता हिंदी में बोलते हो। ये क्या होता है, तो ये जो होते हैं बच्चे इस प्रकार के, वो किसी को भी बातों को ध्यान से सुनते हैं नहीं और वैसे ही अपना जवाब देने शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में इन बच्चों से अगर आप पूछोगे कि भारत की राजधानी, तो तुरंत बोलेंगे बच्चे की दिल्ली होती है, दिल्ली होती है। आप बोलोगे बेटा एक बार क्वेश्चन तो सुन लो, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर एक दिन के लिए पानी बंद हो जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन आपका ये था, और बच्चे ने क्वेश्चन सुना नहीं और अपना आंसर देना, ओपिनियन शुरू कर दिया। तो ये बच्चे जो होते हैं वो हाइपर एक्टिविटी होते हैं, मतलब किसी भी चीज को करने के लिए फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं और अपने कार्य को फटाफट बदलते रहते हैं। ये एक ही कार्य पर ये लगे हुए नहीं रहते, कोई भी चीज अभी करेंगे फिर छोड़ देंगे, उसको पूरा भी नहीं करेंगे, दूसरे में लग जाएंगे, उसको भी पूरा नहीं करेंगे,
तीसरे में लग जाएंगे, तो जल्दी जल्दी अपने कामों को ये बदलते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें हाइपर एक्टिविटी कहा जाता है। ओके, चलिए आखिर होता किन में है, तो प्राथमिक अवस्थाओं के जो बच्चे होते हैं, 1 से 5वीं क्लास के बच्चे जो होते हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और ध्यान रखिएगा, एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाने के कारण बच्चा बहुत बार काम बदल देते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि बच्चे जो होते हैं ये होते हैं एक ही जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं बिना किसी बात को सुने हुए, ठीक है। चलिए अब इसके उदाहरण क्या है या फिर इसके उपाय क्या है। उदाहरण तो मैंने आपको बता दिया, ठीक करने के, इंप्रूवमेंट करने के इसके उपाय क्या है। तो बच्चों को पहले बोलो आप रुको बेटा, आराम से रुको, थम जा आराम से। फिर उसे बोलोगे आप लिसनिंग, यानी कि सुनो, जो मैं बोलना चाह रही हूं, बताना चाह रही हूं, उसको पहले एक बार पूरा कंप्लीट सुनो और फिर सोचो उसके बारे में, और फिर उसके बारे में एक्शन यानी कि प्रतिक्रिया करो। अगर बच्चे को ऐसा बोलते हो बच्चे को, तो बच्चे में क्या होगा, तो बच्चे में क्या होगा, धैर्यवान बच्चा बनेगा, जो कि आजकल हमारे अंदर है ही नहीं किसी चीज के लिए। अगर थोड़ी चीज मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊं और कोई बच्चे को अगर आता हो और दूसरे बच्चे को नहीं आता हो, जिसको नहीं आएगा वो तो ध्यान से सुनेगा, लेकिन जिसको आता होगा वो कहेगा सर आगे चलो, फास्ट फास्ट आगे चलो आगे चलो। तो धैर्यवान आजकल मतलब धैर्य तो हमारे अंदर रहा ही नहीं है, अगर हमारे लिए है तो है, नहीं तो हम वहां रुकेंगे ही नहीं, ऐसा हो चुका है आजकल, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है वो इस प्रकार से हम बच्चों के अंदर से दूर कर सकते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब लगाते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है, यानी कि बातचीत में, तथा असामान्य व्यवहार को बराबर करता है, यानी कि लड़ना झगड़ना वगैरह कुछ भी हो सकता है। इस तरह के लक्षण किस चीज के प्रतीक होते हैं। तो किस चीज के प्रतीक है, जल्दी से बताइए, कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा इसका, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। बच्चे कह रहे हैं सर टेलीग्राम से कैसे जुड़े, तो दियर 2 तरीके हैं उसके जुड़ने का। पहला मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके जुड़ लीजिए। दूसरा आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए और सर्च मारिए DK गुप्ता 1122, स्पेस मत छोड़िएगा, लाइन वाइज लिखिएगा। लगभग 25,500 बच्चे जुड़े हुए हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सिंपल, दोनों तरीके में से कुछ भी कर सकते हो। तो जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। क्या लगाया, 4 लगाया। ध्यान रखिएगा, जो स्वलीनता वाले बच्चे होते हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे जो होते हैं, ये अपने आप को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं और किसी प्रकार का आक्रामक यानी कि असामान्य व्यवहार भी नहीं करते हैं, ये चुपचाप रहते हैं। ये जो बच्चा है वो किस चीज से ग्रस्तित है, तो ADHD से ग्रस्तित है, यानी कि अधिगम अक्षमता से ग्रस्तित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ना कि ऑटिज्म इसका सही आंसर होगा। ओके, ऑटिज्म वाले बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो अधिगम अक्षमता में ADHD जो होता है वो अधिगम ADHD अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। यानी कि कोई एक बच्चा है जिसमें विकलांगता किस चीज से है, लिखावट के प्रति है, राइटिंग के प्रति है, हैंड राइटिंग के प्रति, और लिखावट के प्रति को हम क्या कहते हैं, तो डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। तो ऑप्शन नंबर 3 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है, ये है आपका शॉर्ट फॉर्म है TEACCH। फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड एंड कॉम्प्लिकेशन हैंडीकैप्ड स्टूडेंट। ओके, कम्युनिकेशन कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कार्यक्रम अधिकष्ट किस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षण के लिए प्रयोग किए जा सकता है। तो यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक, ये किससे संबंधित होता है, ऑटिस्टिक से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस, ये ए का मतलब ही ऑटिस्टिक होता है, और ये किससे संबंधित होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया था, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? कौन सा, ध्यान रखिएगा, विकासात्मक विकार का उदाहरण है। तो विकासात्मक उदाहरण का कौन सा उदाहरण है, जल्दी से बताइए, कौन सा अच्छा बच्चा सही आंसर बताएगा? इस बच्चा जल्दी से बताओ, विकासात्मक। अब विकासात्मक क्या होता है, जल्दी से बताओ। हाँ, सर मैराथन कब होगा? कौन सा मैराथन डियर? मैराथन आपका हुआ था दोपहर में, ईवीएस का कल हुआ, हिंदी का इससे पहले ईवीएस का हुआ था। चलिए, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बौद्धिक असमानता, यानी कि जो बुद्धि होती है वही क्या कहलाती है? विकासात्मक विकार कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अधिगम असमानता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल करा था वो किसने करा था? कौन सा बच्चा बताएगा इसका? सही से बताइए। सर दिख नहीं रहा है सही से, तो डियर राइट हैंड साइड में 3 डॉट होते हैं, उस पर क्लिक करके आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाओ ना, 480p पर करो, बिल्कुल सही दिखाई देगा। ठीक है, टेटी क्लासेस डियर 31 के बाद होंगे, 31 के बाद टेटी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सैम्यूल क्रिक, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विकास विकास, ओके ये विकास नहीं है विकार है, विकास विकार का उदाहरण है। तो विकास विकार का कौन सा आपका डेवलपमेंट डिसऑर्डर का एक उदाहरण है? कौन सा बच्चा जल्दी से बताएगा? कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा? जल्दी से बताओ, विकास विकार। अब विकास विकार कहने का मतलब है जो बच्चा होगा, यहां पर समझने की बात है विकास विकार है क्या। अब यहां पर आंसर जो है वो सभी के बच्चे लगा देंगे, ऑटिस्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखा होगा ना, ये बच्चा जो होता है अपने बातों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता है, मतलब बातचीत नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा तो दूसरों के साथ अंतरक्रिया नहीं करेगा, और अंतरक्रिया नहीं करेगा तो अपना वो विकास नहीं करेगा। तो विकास विकार किससे संबंधित होता है? ऑटिस्टिक से, स्वनिर्णयता से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है डियर, एडीएचडी जो होता है वो हाइपर एक्टिविटी होता है, ये विकास विकार तो आपका ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट डिसऑर्डर तो है, लेकिन बच्चा इसमें ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है, और इसमें तो एक्टिव ही नहीं होता है। ठीक है, जब बच्चा बातचीत नहीं करेगा तो उसका व्यवहार उत्पन्न कैसे होगा, सीखेगा कैसे? इसलिए ऑटिस्टिक इसका मेन आंसर है सही, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से पठन कठिनाई, यार ये तो सीधी सी बात है, पठन यानी कि पढ़ने से संबंधित, और क्या होता है वो आपका डिसलेक्सिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया जो होता है वो कौन से संबंधित है? आचरण, तंत्रिका विज्ञानी विकार, या फिर जनिक, या फिर मानसिक। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था नॉन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तंत्रिका विज्ञानिक विकार होता है, न्यूरोलॉजिकल विकार मैंने आपको बताया था, डिसऑर्डर बताया था। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, ईवीएस के गुफा सुरंग पहाड़ वाले क्वेश्चन करा दीजिए। डियर, ईवीएस के सुरंग पहाड़ गुफा वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा से लेकर केरल के बीच में कितनी गुफाएं पड़ती हैं, और वो मैं करवा चुका हूं, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ओके बिल्कुल, न्यू स्टूडेंट का डियर बिल्कुल वेलकम है, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट है सभी बच्चों का वेलकम है डियर। चलिए, तो ये डियर था आपका आज का पूरा, क्या था? पहला इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड दूसरा आपका लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, शॉर्ट नोट्स के रूप में छोटे करवाकर अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश करी, और विद क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। ठीक है, बाकी अगर इसको आपका पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है DK Gupta 1122, लगभग 25,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर आपको थोड़ी देर में पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो बच्चे कह रहे हैं नोट्स लेने हैं, तो ये हमारी लर्निंग ऐप है, 30% के डिस्काउंट चल रहा है, जिस जिस बच्चे को चाहिए होगा जाकर वो नोट्स ले सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी रखे गए हैं, टेस्ट लगाना हो तो आप टेस्ट भी लगा सकते हो अपने आप को परखने के लिए। बाकी ये हमारी इंस्टा की आईडी है, किसी को पर्सनल जुड़ना है तो पर्सनल जुड़ जाइए, एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए
चलिए, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी क्लासेस हम देते रहें। साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय